हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस शॉर्ट नोट्स में बेसिकली हम लोग के स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स के बारे में पढ़ना होता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं स्ट्रेस से। आपका तो स्ट्रेस जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने स्ट्रेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया और वॉल्यूमेट्रिक या बल्क स्ट्रेस आपका हो गया। नॉर्मल स्ट्रेस जो है उस केस में आप किसी रॉड, इमेजिन कीजिए कोई आपका रॉड है, उसके एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के अगर आप परपेंडिकुलर में फोर्स लगाते हैं तो इसी कारण से उसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो एरिया के परपेंडिकुलर है। जो स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है आपका फोर्स बाय एरिया होता है, तो आप यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस को एफ परपेंडिकुलर बाय एरिया, एफ परपेंडिकुलर आपका ये है। इसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव कुछ भी हो सकता है। टेंसाइल करने का मतलब आप अगर रॉड को खींचते हैं तो आप में उससे टेंशन आएगा। कंप्रेसिव कहने का मतलब हुआ कि अगर आप रॉड को कंप्रेस करते हैं तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। नेक्स्ट जो है आपका शियर स्ट्रेस है, तो आप इसको एग्जांपल में देख सकते हैं। शियर स्ट्रेस में क्या होता है कि आप इमेजिन कीजिए ऐसे कि आपके पास एक काफ़ी मोटा सा बुक है, उसके ऊपर वाले सरफेस पे आप ऐसे अगर पैरेलल में, अगर आप एरिया के पैरेलल में फोर्स लगाते हैं तो आपका एक शियर आपका आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा। तो इसको निकालते कैसे हैं? तो स्ट्रेस फिर से आपका एफ पैरेलल इनटू ए, जो एफ पैरेलल है सरफेस के अलोंग का फोर्स, उससे कारण आपका बुक के पेजेस में कुछ स्लाइडिंग आ जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग शेयरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का कहने का मतलब एग्जैक्टली प्रेशर है कि कोई भी आप इमेजिन कीजिए कि कोई रबर का बॉल है, उसको अगर चारों तरफ से अगर आप कंप्रेस करते हैं तो उसमें होगा क्या कि उसमें बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आएगा। तो आप कंप्रेस करने पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप एक्सर्ट करते हैं तो उसको हम लोग बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं। उसी कारण आपका वॉल्यूम कम भी सकता है, अगर आप अंदर से फोर्स लगाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन आपका जो 4 टाइप का है, लॉन्गिट्यूडनल है स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन है आपका, और बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये जो दोनों स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल, वो आपका इस टाइप के स्ट्रेस से कारण आता है, वो आपका इस टाइप के नॉर्मल स्ट्रेस से कारण होता है। होता क्या है कि इमेजिन कीजिए कि नॉर्मल स्ट्रेस में आप क्या कर रहे थे कि आप रॉड को ऐसे, आप इमेजिन कीजिए कि रबर का ये रॉड है, तो उसको आप खींचेंगे तो होगा क्या कि इसका लेंथ बढ़ेगा और साथ ही साथ इसका जो रेडियस है या डायमीटर बोले तो रेडियस या डायमीटर इसका घटेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का कहने का मतलब ये होगा कि डेल्टा, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। एक्चुअली स्ट्रेन का जो डेफिनेशन है वो है कि चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पर जो मैं डायमेंशन ले रहा हूँ वो लेंथ को ले रहा हूँ, तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ को क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। लेकिन अगर आपका लैटरल स्ट्रेन वही होगा तो इसका डायमीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप इसको खींचेंगे तो इसका डायमीटर आपका कमते जाएगा या रेडियस कमते जाएगा। तो लैटरल स्ट्रेन जो है आपका चेंज इन डायमीटर पर यूनिट डायमीटर के बराबर होगा, राइट। तो लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल एक ही स्ट्रेस से आपका रिलेटेड होते हैं, दोनों एक ही साथ फिनोमेना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शियर स्ट्रेन की। तो शियर स्ट्रेन, जैसा कि शियर स्ट्रेस हम लोग क्या कर रहे थे, शियर स्ट्रेस में बुक को ऐसे हम लोग स्लाइड कर रहे थे, पेजेस, एक मोटे से बुक को अगर हम लोग मोटे से बुक के ऊपर अगर हम लोग पैरेलल में फोर्स लगा रहे थे, पैरेलल में फोर्स लगा रहे थे तो उस केस में पेजेस स्लाइड कर रहे थे। तो आपका यही है। तो मान लिया जाए कि फोर्स लगाने के कारण क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर स्लाइड होकर आ गया है। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया है आपका डेल्टा एक्स का आया है ऊपर सरफेस में, और इसका जो हाइट है आपका वाई है। तो शियर स्ट्रेन है आपका ये डिस्प्लेसमेंट अपर सरफेस में डिवाइड बाय द हाइट, तो डेल्टा एक्स बाई वाई, इसको आप टैन थीटा ही बोल सकते हैं। लेकिन ये सारे चीज़ें होती हैं काफ़ी स्मॉल, ये आपका सॉलिड्स में आपका ऑब्जर्व किया जाता है, तो उससे कारण आप टैन थीटा को थीटा भी लेकर चल सकते हैं। तो डेल्टा एक्स बाई वाई विल बी द शियर स्ट्रेन। आप कितना स्लाइडिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने हाइट पे, ओके। नेक्स्ट है आपका बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क में क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में कि आपका जैसे ही आप कंप्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो बल्क स्ट्रेन जो हो जाता है उसके में हम लोग ये बोल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। जो बल्क स्ट्रेन आपका हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, आपका रेडियस कम जाएगा, ये बोलिए कि उसका वॉल्यूम कम जाएगा, राइट। चलिए हम लोग अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स की। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स में आपका ये है कि सबसे पहले आपका मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स में अगर बात करें हम लोग, तो फर्स्ट है आपका यंग्स मॉडल्स। यंग्स मॉडल्स जो है आपका इस टाइप के स्ट्रेस से रिलेटेड है। मैं एक बार इंट्रो दे रहा हूँ। यंग्स मॉडल्स आपको इससे रिलेटेड है,
शियर मॉडुलस आपका शियर स्ट्रेस से रिलेटेड है और बल्क मॉडुलस आपका बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, नॉर्मल, लेकिन स्ट्रेस कौन सा लेंगे आप? नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि मैंने इसको बोला है कि आपका यंग्स मॉडुलस इससे आपका रिलेटेड है। तो नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि आप अगर हम लोग किसी रॉड को ऐसे हम लोग खींचते थे तो उसमें आपका जो स्ट्रेन आता था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता था उस डायमेंशन में, जिस डायमेंशन में आप फोर्स लगाया करते थे। तो नॉर्मल स्ट्रेस बाय, इसको नॉर्मल स्ट्रेन भी आप बोल सकते हैं। याद रखने के लिए नॉर्मल स्ट्रेन ही बोल सकते हैं। सिंपली सभी लोग याद रखते हैं कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस जो होता है आपका स्ट्रेस बाय क्या होता है? स्ट्रेन। लेकिन जो स्ट्रेस और स्ट्रेन लेना है वो दोनों नॉर्मल में लेना है, नॉर्मल डायरेक्शन में। नेक्स्ट है आपका शियर मॉडुलस, इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ही बोलते हैं। ये आपका कितना बॉडी रिजिड है ये डिफाइन करता है आपका। तो इसका दूसरा नाम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी आपका है। इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ आपका इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, इन जनरल ऐसे नाम से जानते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस की बात करें तो शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, जो शियर स्ट्रेस था आपका ये था और जिसके कारण शियर स्ट्रेन आया था आपका ये आया था। तो शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन आपका हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, राइट। नेक्स्ट है आपका बल्क मॉडुलस। तो ऑब्वियसली आप फॉर्मूला गेस कर सकते हैं। बल्क मॉडुलस में आपका हो जाएगा बल्क स्ट्रेस बाय बल्क स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेस आप यहाँ से देख सकते हैं, प्रेशर को हम लोग बल्क स्ट्रेस बोलते हैं। बल्क मतलब आपका वॉल्यूम होता है, तो प्रेशर को जो है उसको हम लोग बल्क स्ट्रेस बोलते हैं। और बल्क स्ट्रेन आपका डेल्टा वी बाई वी हो गया, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो बल्क मॉडुलस हो गया आपका डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी बाई वी, इसको हम लोग बोल सकते हैं बल्क स्ट्रेस बाई बल्क स्ट्रेन, राइट। माइनस साइन यहाँ इसलिए लिया गया है कि जब भी आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो ये क्वांटिटी जो है, जो आपका ये क्वांटिटी आप देख रहे हैं हमेशा नेगेटिव आएगा, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप माइनस साइन लगाते हैं। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम हमेशा आपका घटता ही है। इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, वी को ऊपर लाकर माइनस ऑफ वी डी पी बाई डी वी। साथ ही साथ बल्क मॉडुलस से रिलेटेड आपका कंप्रेसिबिलिटी एक फैक्टर आता है। अगर उसको हम लोग के बोले तो कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं 1 बाई बल्क मॉडुलस। 1 बाई क्या होता है आपका? बल्क मॉडुलस। याद रखिएगा कि सारे जो मॉडुलस हैं, सारे का जो डायमेंशन है वो प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होता है, क्योंकि कहीं भी स्ट्रेन जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। स्ट्रेन जो है आपका डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होता है। तो या आप इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, सारे का जो डायमेंशन है वो प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होते हैं सारे मॉडुलस के। चलिए हम लोग बात करते हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या आता है कि पॉइजन्स रेशियो आपको दिखाता है कि कहीं भी अगर हम लोग इसको अगर हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस देते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस कहने का मतलब इसका अगर हम लोग लेंथ बढ़ाते हैं तो उसके कंपैरिजन में डायमीटर कितना घटता है। लेंथ के बढ़ाने से डायमीटर कितना घटता है। तो पॉइजन्स रेशियो को हम लोग डिफाइन करते हैं लैटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल बाई लॉन्गिट्यूडनल। माइनस साइन लगाते हैं ताकि हम लोग का वैल्यू जो है पॉजिटिव आए, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा तो उसका डायमीटर घटने वाला होगा। तो माइनस साइन उसको बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। तो एक इसमें काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन पूछता है क्या कि अगर आप किसी रॉड पे एक नॉर्मल स्ट्रेस लगाएं तो नॉर्मल स्ट्रेस के कारण आप ईटा का वैल्यू, इसको हम लोग ईटा बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो, तो उस स्ट्रेस के कारण आप ईटा का वैल्यू बताएं ताकि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं करे। वॉल्यूम चेंज नहीं करने का मतलब है कि जितना वॉल्यूम आप लेंथ में बढ़ा रहे हैं उतना ही वॉल्यूम आप डायमीटर में घटा रहे हैं। डायमीटर घटने से आपका वॉल्यूम घटेगा। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन को कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि फॉर नो वॉल्यूम चेंज आपका ईटा जो पॉइजन्स रेशियो होना चाहिए 0.5। मतलब आप सोचिए कि जीरो लैटरल स्ट्रेन है वो 0.5 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, क्योंकि आपका लैटरल स्ट्रेन जो यहाँ से आता है ईटा टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है। सिंपल फॉर्मूला लोग ये भी याद रखते हैं। तो जो लैटरल स्ट्रेन है वो 0.5 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आना चाहिए। सही है। हाँ, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है, आपका यहाँ भी आता है। तो डिफरेंट प्रोसेस आपका बल्क मॉडुलस आपको याद करना होता है। तो इन जनरल हम लोग का 5 प्रोसेस अगर होता है काउंट करें तो बल्क मॉडुलस ऑफ डिफरेंट गैसियस प्रोसेस आपका है। तो आइसोबैरिक में आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो आप देख सकते हैं अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डीपी का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, और अगर आपका डीपी का वैल्यू 0 हो जाए तो बल्क मॉडुलस आपका 0 आएगा। तो आइसोबैरिक का आपका बल्क मॉडुलस 0 होता है। आइसोकोरिक में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और वॉल्यूम कांस्टेंट होने में आपका डीवी आपका 0 हो जाएगा।
और इस केस में बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम आइसोकोरिक के केस में आपका बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट है। नेक्स्ट बात करें आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में आपका कंडीशन है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपका आइसोथर्मल में जो कंडीशन है वो पीवी इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट है। तो अगर आपका पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस केस में अगर आप डिराइव करते हैं तो बल्क मॉडुलस का वैल्यू पी के बराबर आता है। मैं आपको बताता हूँ इसको ऐसे कैसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक केस में आपका पीवी टू दी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है। और एक और आपका मैंने लिखा है पॉलीट्रॉपिक, तो पीवी टू दी पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। एक्स यहाँ कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। तो अब मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली हम लोग इस दोनों को तो याद करना बिल्कुल आसान है और डायरेक्ट हम लोग इसको याद रखते हैं। नेक्स्ट है आपका इस दोनों को याद रखेंगे हम लोग और नेक्स्ट डायरेक्टली हम लोग पॉलीट्रॉपिक को याद रखेंगे। अब पॉलीट्रॉपिक में जो बल्क मॉडुलस होता है उसको आप डेरिवेशन करेंगे तो बी का जो वैल्यू आता है इस प्रोसेस के लिए वो आपका आता है एक्सपी, ठीक है, एक्सपी, राइट। आप विंडोज एक्सपी के नाम से याद रख सकते हैं। तो एक्सपी आता है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर वही आपका इसको आइसोथर्मल करना है तो x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आपका बल्क मॉडुलस का वैल्यू p हो जाएगा। वही अगर हम लोग को एडियाबेटिक बनाना है तो x का वैल्यू हम लोग गामा पुट कर देंगे, तो उस केस में यहाँ पर बल्क मॉडुलस का वैल्यू आपका गामा टाइम्स ऑफ p हो जाएगा। गामा टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। याद रखिए बल्क मॉडुलस इन सारे प्रोसेस में प्रेशर पे डिपेंड आपका करेगा। तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट आप इसको याद रखिए एक्सपी, विंडोज एक्सपी के नाम से, और उसके बाद आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। आइसोबैरिक आइसोकोरिक आपका आसान होता है क्योंकि एक केस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है और एक केस में आपका क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। चलिए हम लोग आगे आते हैं। इलास्टिक एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, हम लोग इसको जो याद करने का यहाँ आपको है एनर्जी स्टोर पॉइंट वॉल्यूम। जो आपका कोई भी अगर आपका रॉड है तो रॉड का कुछ वॉल्यूम होगा तो उसको आप खींचते हैं तो उसमें एक स्ट्रेन आता है। सोचिए कि रबर है तो रबर को आप खींचेंगे तो उसमें एक इलास्टिक एनर्जी आएगा आपका। तो अगर आपका एनर्जी स्टोर पॉइंट वॉल्यूम ऑफ रबर निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हैं हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, इसको आपको याद रखना है। और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर और हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर बाई यंग्स मॉडुलस, क्योंकि आप यहाँ से या तो स्ट्रेस को स्ट्रेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्ट्रेन को स्ट्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि सबको पता है कि हम लोग ऐसे लिखने की कोशिश करें तो यंग्स मॉडुलस जो होता है आपका स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस बाई क्या होता है आपका? स्ट्रेन। तो आपको अगर स्ट्रेस चाहिए लाइफ में नहीं क्वेश्चन में, तो अगर आपको स्ट्रेस चाहिए तो यंग्स मॉडुलस इंटू क्या हो जाए आपका? स्ट्रेन हो जाएगा। तो आप स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए तो स्ट्रेन आपका हो जाएगा। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि यंग्स जो एनर्जी स्टोर पॉइंट वॉल्यूम है हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर हो सकेगा, या आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रेन को, तो आपका स्ट्रेस के फॉर्म में आएगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाला ये है कि बहुत लोग इस फॉर्मूले को देखकर ये सोचते हैं कि जो इलास्टिक पोटेंशियल पॉइंट वॉल्यूम है वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल है या स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल। नहीं, आपका यंग्स मॉडुलस जो एनर्जी स्टोर पॉइंट जो वॉल्यूम है आपका स्ट्रेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा या स्ट्रेन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, क्योंकि आपका यहाँ पर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो सबसे पहले तो आपको एक को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जो कि यहाँ पर कन्वर्ट किया हुआ है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए अगर हम लोग बात करें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखने वाली ये बात है कि ये क्या होता है कि आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कोई भी आपका प्लास्टिक उसको आप खींचने की कोशिश करते हैं तो उसमें डिफरेंट फेजेज आते हैं। पहला फेज जो आता है कि अगर आप उसको खींचेंगे तो ये पॉलीथीन आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप उसको खींचते हैं तो खींचने के बाद अगर थोड़ा सा अगर खींचते हैं उसको छोड़ देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वो अपने नेचुरल शेप में आ जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, जो कि पॉइंट बी है। पॉइंट ए है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट कहने का मतलब आप जितना फोर्स बढ़ाते जाएंगे उतना ही स्ट्रेन बढ़ते जाएगा। तो अगर फोर्स और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल हो तो उस पॉइंट तक हम लोग उसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। और एक्चुअली आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी फार्मूला है, ऑल दीज फार्मूलाज वॉट एवर वी हैव लर्न हियर, सो और सारे जो ये फार्मूले हैं वो पॉइंट ए तक ही वैलिड होते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होते हैं। आपका जो सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं, ऑल दोज फार्मूलाज आर ओनली वैलिड टिल पॉइंट ए, जहाँ तक आपका स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल हो, क्योंकि आपका सारे में यही लिखा गया है
सारे में जो है आपका आप देखेंगे यही, क्योंकि एक सारे क्वांटिटी कांस्टेंट होते हैं किसी ही मटेरियल के लिए, मतलब आप बोल रहे हैं कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू आपका क्या हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है, और प्रोपोर्शनल कब तक है, पॉइंट ए तक, क्योंकि देख रहे हैं कि ये ग्राफ आपका y = mx है। उसके बाद ग्राफ थोड़ा सा बेंड हो चुका है तो पॉइंट बी पे, अभी यहाँ पर प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन डिफरेंस आपका ये है कि अगर आप पॉइंट बी तक स्ट्रेन देने के बाद भी अगर आप छोड़ते हैं तो अपने नेचुरल शेप में आ जाएगा। उसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी अभी भी है। इलास्टिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब वो अपने को नेचुरल शेप में लेकर आ जाएगा खुद ब खुद, तो पॉइंट बी तक। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो उसके बाद उसमें क्या होता है कि डिफॉर्मेशन जो भी आता है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो आपका ऐसे कुछ किसी हर मटेरियल का आपका अलग अलग होता है। जो सी है आपका एंड पॉइंट बोलते हैं, जो डी है आपका अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट कहने का मतलब डी के बराबर ये मैक्सिमम स्ट्रेस आपका हैंडल कर सकता है ये मटेरियल, तो इसी कारण ये डी जो है हाईएस्ट पॉइंट है आपका, तो अल्टीमेट पॉइंट है। ई जो है आपका फ्रैक्चर पॉइंट, कि आप उसको फर्दर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपका मटेरियल जो है टूट जाएगा। अब इसमें यार क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको दो ग्राफ्स देगा और दो ग्राफ्स देगा, पूछेगा कि इसमें किसमें इलास्टिक नेचर ज़्यादा है, किसमें प्लास्टिक नेचर ज़्यादा है। तो याद रखिए कि इलास्टिक और प्लास्टिक नेचर ऐसा नहीं कि दोनों इन्वर्सली हैं और कुछ ऐसा है। ऐसा हो सकता है कि किसी मटेरियल का इलास्टिक नेचर भी ज़्यादा और फिर प्लास्टिक नेचर भी ज़्यादा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी मटेरियल का इलास्टिक नेचर ज़्यादा हो लेकिन उसके पास प्लास्टिक नेचर कम हो। अब डिसाइड कैसे करते हैं, तो इसका स्लोप जो है वो डिसाइड करता है इलास्टिक नेचर। जितना इस पोर्शन का OA पोर्शन का स्लोप ज़्यादा होगा, सो दिस पोर्शन विल गिव यू द इलास्टिक नेचर। और इसलिए लिखा है कि हायर स्लोप OA हायर विल बी द इलास्टिक बिहेवियर। लेकिन अगर आपको प्लास्टिक नेचर देखना है तो ग्राफ का हॉरिजॉन्टल पोर्शन देखना है कि कितना ज़्यादा हॉरिजॉन्टल है। सपोज कीजिए कि मेरे पास दो मटेरियल्स हैं, उसमें कुछ ऐसे आ रहा है, करेक्ट, दो मटेरियल ऐसे आ रहा है, तो ये मटेरियल A है, ये मटेरियल B है। तो मटेरियल A के पास क्या है, इलास्टिक नेचर भी ज़्यादा है क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, और उसके साथ प्लास्टिक नेचर भी ज़्यादा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इलास्टिक नेचर आप यहाँ से देखेंगे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि किस मटेरियल को हम लोग ज़्यादा डक्टाइल और ब्राइटल बोलेंगे। तो डक्टिलिटी और ब्राइटलनेस जो होता है वो आपका इन्वर्सली होता है। डक्टाइल जो मटेरियल होता है उसमें ये जो प्लास्टिक नेचर होता है ज़्यादा होता है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि हायर द लेंथ C, मतलब ये प्लास्टिक नेचर आपका रिप्रेजेंट करें। तो C का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही हम लोग प्लास्टिक नेचर को ज़्यादा बोलेंगे। ये आपका लेंथ प्लास्टिक नेचर को शो करेगा, तो C का लेंथ ज़्यादा होगा, हायर प्लास्टिक नेचर होगा, मोर डक्टाइल होगा और लेस ब्राइटल होगा। जो मटेरियल आपका ज़्यादा डक्टाइल होता है उसको हम लोग वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब बात आपने लिखा होगा। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट का ये है कि इन जनरल लोग सोचते क्या है कि जो अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि रबर और आयरन में कौन ज़्यादा इलास्टिक है, तो इन जनरल लोग सोचते हैं कि आपका रबर ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग इलास्टिक का नाम रबर को इलास्टिक के नाम से ही प्रीफर करते हैं। लेकिन ये बात गलत है। आपका इलास्टिक नेचर जो होता है वो फिजिक्स वाइज, अगर हम लोग फिजिक्स में सोचें तो इलास्टिक नेचर उसका ज़्यादा होगा जिसका यंग्स मॉडुलस, मतलब ये स्लोप ज़्यादा होगा। इलास्टिक नेचर उसका ज़्यादा होगा आपका जिसका ये स्लोप ज़्यादा होगा, और ये स्लोप ज़्यादा आपका किसका होता है, तो आयरन का होता है। तो याद रखेंगे कि आयरन आपका ज़्यादा इलास्टिक है रबर से। तो इस वीडियो में इतने ही। हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं वेव शुरू करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।